विषय गुप्ता। तो ये है 1 जून के करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इनको डेली कवर करते रहिए, जिससे कि आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें भी करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए। जितने भी करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है सभी क्वेश्चंस आप करके आ पाएंगे, चाहे आप कोई एग्जाम का प्रीलिम्स लिख रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम का मेंस लिख रहे हो। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी चाहते हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो और टेस्ट सीरीज़ वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जून के करंट अफेयर्स गाइस। सबसे पहले बात आ रही है आधार के ऊपर। तो अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की थी और उसके बाद उसको एडवाइजरी को वापस ले लिया गया और दोबारा से फिर बात ये आ रही है कि आधार की सेफ्टी क्या है। तो अगर आधार की बात करें तो आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। तो 2016 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसमें यह बताया गया कि आधार कार्ड कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और किस किस चीज़ की आपको फैसिलिटी अगर अवेल करनी है तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। उसने स्टेट किया था आधार ऑथेंटिफिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर अवेलिंग सब्सिडीज़ एंड सर्विसेज दैट आर फाइनेंस फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसमें ये कहा गया कि आधार की सर्विसेज या आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, यानी कि आधार नंबर आपको देना पड़ेगा उन जगहों पे या तो आपको सब्सिडी लेनी हो या कोई सर्विसेज लेनी हो जहाँ पे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आता है, जहाँ से भी भारत की सिंचित नीति से जहाँ पे भी पैसा आएगा वहाँ पे जो आधार कार्ड का नंबर है वो देना ज़रूरी है। सेपरेटली आधार हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रेफर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट बट नॉट मैंडेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट, एक्वायरिंग अ न्यू सिम और स्कूल एडमिशन्स। तो आधार कार्ड को एक केवाईसी के रूप में भी जाना गया कि केवाईसी के लिए यानी कि नो योर कस्टमर सर्विसेज के लिए भी आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ 2016 के एक्ट से ये भी कहा गया कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट खुलवाने में, नया सिम लेने में या स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है। However, confidentiality needs to be maintained and the authenticated information cannot be used for anything other than the specified purpose। तो उनका कहना यह है कि आधार कार्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है, यानी कि उसकी जो सूचनाएं हैं वो गोपनीय रहनी चाहिए, सबके सामने उसको उजागर नहीं करना है। फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो आधार पेमेंट ब्रिज है और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एंड अलाउ इंडिविजुअल्स टू यूज़ आधार फॉर पेमेंट्स। तो एनपीसीआई ने, जिसने यूपीआई कोड बनाया, तो एनपीसीआई ने आधार के बेसिस पे आधार पेमेंट ब्रिज बनाया और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बनाया, यानी कि आधार के बेसिस पे पेमेंट हो सकता है। तो यानी ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिससे कि आधार कार्ड के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा आता है, जैसे कि मनरेगा के जो वर्कर्स हैं या और दूसरी स्कीम्स के जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट में सीधे जो पैसा आता है वो उनके आधार नंबर के थ्रू आ जाता है। तो दिस रिक्वायर्स बैंक अकाउंट्स टू बी लिंक टू आधार। तो इसके वजह से ये ज़रूरी हो गया कि बैंक अकाउंट्स को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। बट मोर देन 200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स पब्लिकली डिस्प्लेड डिटेल्स ऑफ सम आधार बेनिफिशियरीज सच एज देयर नेम्स एंड एड्रेसेस। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आधार बेनिफिशियरीज़ की, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास आधार कार्ड है, उनकी डिटेल्स को पब्लिकली डिस्प्ले कर देती है, जिसके वजह से उनकी जो आप कह सकते हैं जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज हो रही है। तो दिस मीन्स दैट द डेटा कुड बी पोटेंशियली यूज्ड टू फ्रॉडुलेंटली लिंक द राइटफुल बेनिफिशरीज आधार विद अ डिस्टिंक्ट बैंक अकाउंट एम्बेजलिंग द बेनिफिशरी बाय इम्पर्सोनेशन। यानी कि इससे क्या होगा कि किसी भी पर्सन का जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रॉड करने के लिए। तो मास्क्ड आधार वील्स द फर्स्ट 8 डिजिट्स ऑफ द 12 डिजिट ID विद XX कैरेक्टर्स। तो ये हमने मास्क आधार हमने पिछले दिनों भी पढ़ा था कि जो मास्क आधार होता है उसमें क्या होगा कि जैसे आधार में 12 डिजिट्स होती हैं तो शुरू की 8 डिजिट्स इन XX से छुप जाएंगी और बाद में सिर्फ 4 ही डिजिट्स दिखेंगी। द नोटिस इन्फॉर्म दैट ओनली एंटिटीज पोजेसिंग अ यूज़र लाइसेंस आर परमिटेड टू सीक आधार फॉर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। और ये भी नोटिस दिया जा रहा है कि जिनके पास यूज़र लाइसेंस होगा सिर्फ वही आधार डिटेल्स मांग सकते हैं किसी पर्सन से ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए। जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जैसे कि होटल हो गया या फिल्म शोज हो गए यानी कि सिनेमास हो गए, वो कभी भी आधार कार्ड की कॉपी आपसे नहीं लेंगे। तो इनका कहना ये है कि होटल वाले या सिनेमा हॉल्स वाले सिर्फ आपका आधार कार्ड तो देख सकते हैं, लेकिन वो उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रिटेन नहीं करेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फ्यूल फॉर श्रीलंका। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती जा रही है और श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस अभी भी सही होने का नाम नहीं ले रही। तो इस वजह से श्रीलंका को तेल भेजा जा रहा है भारत के द्वारा। तो 40,000 मेट्रिक टन डीजल भेजा गया है भारत के द्वारा श्रीलंका को, विच इज़ फेसिंग एक्यूट फ्यूल शॉर्टेज इन द मिडेस्ट ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूल शॉर्टेज हो रहा है। तो पिछले महीने देखा गया है कि इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था श्रीलंका को टू हेल्प पे फॉर फ्यूल एंड अदर इम्पोर्ट्स। तो इन कीपिंग विद इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, न्यू दिल्ली हैज़ एक्सटेंडेड दिस ईयर अलोन $3.5 बिलियन टू श्रीलंका। तो इस साल में $3.5 बिलियन ऑलरेडी इंडिया श्रीलंका को एज एन हेल्प के रूप में दे चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि तालिबान की जो रिजीम चल रही है अफ़गानिस्तान में, जब से 15 अगस्त 2021 से जब से तालिबान ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान में, तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आ रही है और वो ये देख रही है कि तालिबान की रिजीम क्या कर रही है वहाँ पे। तो अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी। तो यूएनएससी की एक कमेटी है, एक टीम है जिसका नाम है एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ द यूएनएससी। उनका कहना यह है कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यू टू एंजॉय सेफ हेवन अंडर द न्यू तालिबान रिजीम। कि जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आईसिस हो गया या और दूसरी जो हैं जैसे जमात उद दावा है या और भी जितनी भी हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सभी के सभी सेफ़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान रिजीम के अंडर। द रिपोर्ट एड्स दैट ड्यू टू द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड पॉसिबली अंडर पॉलिटिकल प्रेशर्स नॉट टू एम्बेरस द तालिबान इंटरनेशनली, द टेररिस्ट ग्रुप्स आर करंटली इन कंसोलिडेशन मोड एंड नॉट लाइकली टू लॉन्च मेजर अटैक्स आउटसाइड अफगानिस्तान बिफोर 2023। तो रिपोर्ट का ये भी कहना है क्योंकि अभी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी चल रही हैं, यानी कि पैसे की भी दिक्कत चल रही है, और तालिबान ये भी चाह रहा है कि इंटरनेशनली यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो एम्बेरसमेंट है वो उसे फील ना करना पड़े। तो इस वजह से उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये समझौता किया है या ये उनको कहा है कि अब 2023 से पहले इंटरनेशनली कहीं पे भी अटैक ना करें। तो मैंडेट क्या है इस मॉनिटरिंग टीम का? जो मॉनिटरिंग टीम है असिस्ट करती है यूएनएससी की जो सैंक्शंस कमेटी है उसको। इंडिया करंटली द चेयर ऑफ द सैंक्शंस कमेटी। तो भारत जो है इस टाइम पे यूएनएससी की जो सैंक्शंस कमेटी है उसका करंटली चेयरमैन कौन है? वो भारत है, जिसके अंदर 15 के 15 यूएनएससी मेंबर्स आते हैं। ये जो रिपोर्ट है अपने आप में 13वीं रिपोर्ट है, 13th रिपोर्ट है। ये फर्स्ट रिपोर्ट आई है सिंस द तालिबान रिटर्न टू पावर इन अगस्त 2021। तो 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान पावर में आया उसके बाद से ही पहली रिपोर्ट है। द यूएन टीम कुड नॉट विजिट अफगानिस्तान फॉर एविडेंस गैदरिंग। जो ये यूनाइटेड नेशंस की जो टीम थी ये अफगानिस्तान नहीं जा पाई है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट्स नॉट इन्फॉर्म्ड बाय ऑफिशियल अफगान ब्रीफिंग्स। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली रिपोर्ट ऐसी है यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी की जिसके लिए अफगानिस्तान के सरकारी ऑफिशियल्स ने कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की है। व्हाट डज़ द रिपोर्ट से अबाउट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस? तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या कहना है इस रिपोर्ट का? तो दो जो भारत को फोकस करने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो जैश-ए-मोहम्मद JIM और एक लश्कर-ए-तैयबा, उनके ट्रेनिंग कैंप्स इस टाइम पे चल रहे हैं अफगानिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अफगानिस्तान में वो ट्रेन हो रहे हैं। वाइल द जैश-ए-मोहम्मद मेंटेन्स 8 ट्रेनिंग कैंप्स इन नंगरहार, 3 ऑफ विच आर डायरेक्टली अंडर द तालिबान कंट्रोल। तो जो वहाँ पे 8 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसमें से 3 सीधे सीधे तालिबान के अंडर हैं, और लश्कर-ए-तैयबा के भी 3 कैंप हैं कुनार और नंगरहार में, ये सब अफगानिस्तान के अंदर हैं। अलकायदा जो है जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में एक्टिवेटेड है उसके भी 180 से लेकर 400 फाइटर्स हैं अफगानिस्तान में जो वहाँ पे वो प्रिपेयर हो रहे हैं। ये फाइटर्स कहाँ कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, भारत के, म्यांमार के, पाकिस्तान के। ये रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट न्यूज़ है इजराइल ने साइन किया है UAE के साथ फ्री ट्रेड डील। उसकी अरब वर्ल्ड में यानी कि जितना भी अरब वर्ल्ड है उसकी पहली डील है जो इजराइल ने साइन की है। तो ड्यूटी स्क्रैप कर दी जाएगी 96% ऑफ द प्रोडक्ट्स पे। तो 2020 डील विद वॉज पार्ट ऑफ द US ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड्स। तो देखिए US ने बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया था जिसके तहत पहली बार इजराइल ने UAE के साथ रिलेशंस बनाए थे, या अरब वर्ल्ड के इस्लामिक कंट्रीज़ के किसी भी देश के साथ उसने रिलेशंस बनाए थे। तो वो US ने काम करवाया था बीच में अब्राहम अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो उसी के तहत इजराइल ने UAE के साथ एक फ्री ट्रेड डील भी साइन की है। 2 वे ट्रेड जो है इजराइल और UAE में पिछले साल वो $900 मिलियन हुआ करता था अकॉर्डिंग टू इजरायली फिगर्स। तो इजरायली फिगर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो $900 मिलियन का ट्रेड है बिटवीन द इजराइल एंड UAE। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एक असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक घोषित किया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए जहाँ पे एक नए प्राइम मिनिस्टर चुन के आए एंथनी एल्बनीज़।
और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जिस तरह से भारत एक रिपब्लिक है, यानी कि भारत के जो हेड हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भारत के लोगों में से ही चुन के आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जो पोस्ट है, जो इलेक्टेड पोस्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, और उससे ऊपर जो होते हैं वो कौन पर्सन हो सकते हैं, वो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं या वहाँ पे जो क्वीन है या किंग हैं, वो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसी के किंग को या क्वीन को अपना हेड मानते हैं। तो यानी कि जिस तरह से भारत में उन्होंने राज किया, यूके ने, इंग्लैंड ने, इसी तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे भी राज किया। लेकिन भारत ने खुद को 1947 में आज़ाद होने के बाद 1950 में रिपब्लिक घोषित कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी रिपब्लिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के साथ साथ तो वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का जो राजा है या रानी है, वो जो यूनाइटेड किंगडम का राजा रानी होगा वही ऑस्ट्रेलिया का राजा रानी होगा। तो अब बात ये आ रही है कि एक सिंबॉलिक स्टेप है टुवर्ड आउस्टर द क्वीन ऑफ हेड ऑफ द स्टेट। तो जो क्वीन है इस टाइम पे यूके की, वही क्वीन है ऑस्ट्रेलिया की। तो उनको हटाने का एक सिंबॉलिक स्टेप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक असिस्टेंट मिनिस्टर बनाया है रिपब्लिक बनने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सेंट्रल लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए हैं अभी, एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक अनाउंस किया है, डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि कंट्री भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो यूनाइटेड किंगडम्स की जो 96 साल की जो अभी क्वीन एलिजाबेथ II हैं, वो प्रिपेयर करने जा रही हैं टू सेलिब्रेट हर प्लेटिनम जुबली। हर रिसेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया टुक अ सिंबॉलिक स्टेप टुवर्ड्स हर आउस्टर। तो क्योंकि सरकार जो चुनी जाएगी वो क्वीन के नाम पे चुनी जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार अभी नहीं चुनी गई है वो क्वीन के नाम पे ही चुनी गई है। सिडनी के MP है मैट थिसलथवेथ, तो उनको अपॉइंट किया गया है एज अ असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में अब क्वीन को हटाने के लिए एक सिंबॉलिक स्टेप के रूप में असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर रिपब्लिक को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया है एक आभा मोबाइल ऐप को, जिससे कि जितने भी लोग हैं उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा सके अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आभा ऐप क्या है ये। तो रिवैम्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो आभा मोबाइल ऐप क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक आभा मोबाइल ऐप है, जिसके वजह से एक यूज़र इंटरफेस मिलता है, जिससे कि सब पर्सन जो हैं अपनी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ या हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स को उस पर डाल सकते हैं। इसके अंदर एक आभा नंबर जो है 14 डिजिट का एक रैंडमली जनरेटेड आभा नंबर में मिलेगा सभी पर्सन्स को, जिसको वो कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में देंगे तो उनकी सारी डिटेल्स वहाँ से निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS3 से, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से न्यूज़ है कि इंडियाज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल एम्बिशन राइड्स ऑन 3 व्हील्स। कि भारत का जो इलेक्ट्रिक व्हील एम्बिशन है वो भी 3 व्हील्स पे चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स अभी भी बहुत कम हैं, लेकिन जो 3 व्हीलर्स हैं ई रिक्शास के रूप में उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस जमा ली है पूरे भारत में। तो इंडियाज़ पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वॉज रिन्यूड व्हेन फेज 2 ऑफ द फेम व्हीकल स्कीम इन इंडिया विद एन आउटले ऑफ 10,000 रुपीज़ करोड़ वॉज अप्रूव्ड इन 2019। तो 2019 में जब 10,000 करोड़ रुपए से फेम की, यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कीम को रिनाउंस किया गया या उसको वापस अनाउंस किया गया, फेज़ 2 जब उसका अनाउंस किया गया 10,000 करोड़ रुपए से, तो उसको एक बहुत ज़्यादा पुश मिला। दिस वाज सिग्निफिकेंट सिंस फेज़ 1 लॉन्च इन 2015। तो 2015 में फेज़ 1 लॉन्च किया गया था और उस टाइम पे सिर्फ 895 करोड़ रुपए के साथ इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन फेज़ 2 में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंडिया वॉज डबलिंग डाउन ऑन इट्स EV एम्बिशंस, फोकसिंग ऑन कल्टिवेटिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एट होम वाइल ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन इंडिजिनस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो भारत जो है खुद की अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है और इसके लिए वो बहुत तेज़ी से प्रयासरत है। इनिशियली एनविजन्ड फॉर 3 years, फेम 2 गॉट अ 2 year एक्सटेंशन। तो फेम 2 को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है जून 2021 से, ओइंग टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक की वजह से पहले तो 2019 में जब ये स्कीम आई थी तो इसको 3 साल के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसको 2 साल का एक्सटेंशन और मिल गया है, क्योंकि बीच में 1 या 1.5 साल 2 साल पैंडेमिक की वजह से ख़राब हो गए हैं। इट एम्स टू सपोर्ट, इसका एम था कि 10 लाख E2 व्हीलर्स लाने हैं, 5 लाख E3 व्हीलर्स लाने हैं और 55,000 E4 व्हीलर्स के साथ साथ 7,000 E बसेस भी आएंगी। तो इन सब के लिए काम किया जा रहा था फेम 2 स्कीम के तहत। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स रख लेते हैं कि 2021-22 का डेटा के हिसाब से ये पाया गया है कि भारत ने जो GDP ग्रोथ करी है वो 8.7% के हिसाब से करी है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडिड हुआ है 2021-22 में वो 8.1% हुआ है। ये थोड़ा सा कम है। जो NSO है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 8.3% प्रोजेक्ट किया था, उससे ये थोड़ा सा कम हुआ है।
नेक्स्ट आता है कि अन्ना राजा मल्होत्रा जो हैं ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन किया था 1951 में। तो भारत में आईएएस को ज्वाइन करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी अन्ना राजा मल्होत्रा। और जो सीवी मुथम्मा हैं ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था 1948 में। स्पोर्ट्स की बात करें तो बर्मिंघम में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं जुलाई 2022 के। और इंडियन विमेंस एयर राइफल टीम में जिसमें श्रेया अग्रवाल, इलाविनिल वलारीवन और रमीता, उन्होंने डेनमार्क को हरा के वर्ल्ड कप जीता है शूटिंग में, जो कि बाकू अजरबैजान में हो रहा था। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो वहाँ पे एयर राइफल एक कंपटीशन हो रहा था, वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा था या वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उसमें जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि या कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 31 मई को हम वर्ल्ड नो टबैको डे मनाते हैं, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये पहला WHO की ट्रीटी थी जो अंडर 19 के अडॉप्ट हुई थी अंडर आर्टिकल 19। ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन February 27, 2005। तो फरवरी 2005 में ये ट्रीटी फोर्स में आई थी। तो इस ट्रीटी का नाम क्या है, तो इस ट्रीटी का नाम ये है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल। एक एम्पावर करके एक पॉलिसी पैकेज है जो इंटेंड है टू असिस्ट इन द कंट्री लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशन टू रिड्यूस द डिमांड फॉर टबैको की। हमें टबैको की डिमांड यानी तंबाकू की डिमांड कम करनी है, एज रेटिफाइड बाय द WHO, जो WHO ने रेटिफाई किया है। तो 6 एविडेंस बेस्ड कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि MPOWER करके है। तो पूछा जा रहा है कि आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब है कि टबैको पे जो टैक्सेस हैं उनको हम बढ़ा दें, तो जिससे क्या होगा, लोग जो हैं वो डिस्करेज होंगे, क्योंकि जब टबैको के प्रोडक्ट्स, तंबाकू के प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो लोग थोड़ा कम कर देंगे पीना उनको। TNCO सीलिंग्स आर द एवरेज अपर लिमिट ऑन द कंटेंट ऑफ अ सिगरेट। तो TNCO सीलिंग्स हैं कि इसमें कुछ अपर लिमिट बताई गई हैं सिगरेट पे, एज मेजर्ड ऑन अ स्मोकिंग मशीन, की जब स्मोकिंग मशीन से स्मोक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी TNCO लिमिट क्या है। तो TNCO का मतलब क्या है, इसका मतलब है टार, निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना रिलीज़ कर रहा है कोई भी सिगरेट जलने पे। 2010 में एक मल्टीनेशनल कंपनी है तंबाकू की, उसने एक कंप्लेन फाइल की उरुग्वे की, एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, तो उसके अगेंस्ट, स्टेटिंग दैट द कंट्रीज एंटी स्मोकिंग लेजिस्लेशन डीवैल्यूड इट्स सिगरेट ट्रेडमार्क्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। की जो उरुग्वे ने उस टाइम पे एंटी स्मोकिंग लेजिस्लेशन लेके आया, उसके वजह से वहाँ पे जो उसके ट्रेडमार्क्स थे और इन्वेस्टमेंट थी वो सब डूब गई है उस कंपनी की। तो वो कंपनी कौन सी थी, वो है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल। नेक्स्ट है कि प्लेन टबैको पैकेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018-2019 में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था ये, कि प्लेन टबैको पैकेजिंग की बात की जा रही है कि अगर अभी जो सिगरेट का जो डब्बा आता है उस पर, क्योंकि जो फिगर्स बनी होती है या वो इतना कलरफुल में होता है, तो लोगों का उसके तरफ भी अट्रैक्शन होता है कि वो सिगरेट के जो पैक है, सिगरेट की जो डिब्बी है, वो अपने हाथ में लें। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो एक ऐसी डब्बा लेके आएंगे जिसपे कोई कंपनी का नाम प्रिंट नहीं होगा, वो बिल्कुल वाइट होगा चारों तरफ से, यानी कि डब्बे से जो, यानी कि उस बॉक्स से जो अट्रैक्शन है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि उस अट्रैक्शन को ख़त्म करके कुछ लोग उस सिगरेट को ले ही ना, या डब्बे को ले ही ना। तो प्लेन टबैको पैकेजिंग यानी प्लेन तंबाकू की पैकेजिंग की बात की जा रही है। इज द पैकेजिंग ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ओनली द ब्रांड नेम इन अ मैंडेटेड साइज, फॉन्ट एंड प्लेस ऑन द पैक, इन एडिशन टू द हेल्थ वार्निंग्स एंड अदर लीगली मैंडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसका फर्स्ट कंट्री कौन था, इसका ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट आ रहा है 6 लार्जेस्ट टबैको कंपनीज़ हैं। वो 6 जो कंपनीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी जो कंपनी है, एक तो चाइना की है, चाइना नेशनल टबैको कंपनी, फिर आती है ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, फिर आती है फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, इंपीरियल ब्रांड्स, अल्ट्रिया ग्रुप और जापान टबैको इंटरनेशनल। तो इन 6 बड़ी कंपनीज़ को क्या कहा जाता है, इन 6 बड़ी कंपनीज़ को मिला के बिग टबैको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है सिगरेट्स का, उसके बावजूद भी भारत की कोई कंपनी अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के अंडर नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज प्लानिंग टू बैन द सेल ऑफ टबैको टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन टू इवेंचुअली फेज आउट स्मोकिंग। की कौन सा कंट्री ये प्लान कर रहा है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए सिगरेट हो ही ना, यानी कि वो सिगरेट ही बैन कर दें पूरे देश में, तो वो है न्यूजीलैंड। दैट्स इट। तो ये है 1 मई के करंट अफेयर्स गाइस, 1 जून के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको आप कवर करते रहिएगा। आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।